उड़ान और वह आखिरी पल कहानी 13 अक्टूबर 1972 को शुरू होती है। उरुग्वे की एक रग्बी टीम अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मोंटेविडियो से चिली के सैंटियागो शहर के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। सभी नौजवान खिलाड़ी जोश से भरे हुए थे। कोई अपनी पढ़ाई की बातें कर रहा था, तो कोई अगली रग्बी मैच की रणनीति बना रहा था। हवा में हंसी मजाक का माहौल था। प्लेन एंडीज की ऊंची चोटियों के ऊपर से गुजर रहा था। मौसम थोड़ा खराब होने लगा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। पायलट को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। उसे लगा कि उसने पहाड़ियों को पार कर लिया है और अब प्लेन को नीचे उतारना सुरक्षित है। लेकिन बादलों की एक मोटी परत के पीछे एंडीज की विशाल और नुकीली चोटियां छिपी हुई थीं। जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकला, सामने मौत खड़ी थी। पायलट ने प्लेन को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंजन और पंख एक चोटी से टकरा गए। धमाका इतना जोरदार था कि प्लेन का पिछला हिस्सा और दोनों पंख तुरंत अलग हो गए। अब सिर्फ प्लेन का ढांचा, फ्यूसलेज, बचा था, जो एक बर्फीली ढलान पर हजारों किलोमीटर की रफ्तार से फिसलने लगा। कुर्सियां उखड़कर एक दूसरे में धंस गईं। जब प्लेन एक बर्फ के टीले से टकराकर रुका, तो सन्नाटा छा गया। मलबे के बीच पहली सुबह क्रैश के तुरंत बाद मंजर खौफनाक था। कई लोग अपनी सीटों पर ही दम तोड़ चुके थे। कुछ मलबे के नीचे दबे हुए थे। जो लोग होश में थे, उन्होंने घायलों की मदद करना शुरू किया। समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी थी और हवा में जहर जैसी ठंड थी। रात ढलते ही तापमान -35 डिग्री तक गिर गया। लोगों ने प्लेन की टूटी हुई दीवारों और सूटकेस को जोड़कर एक घेरा बनाया ताकि बर्फीली हवाओं से बचा जा सके। पहली रात कयामत जैसी थी। लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे ताकि कोई सो न जाए, क्योंकि उस ठंड में सोने का मतलब था मौत। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो उन्होंने देखा कि 45 में से अब सिर्फ 28 लोग जिंदा बचे थे। चारों तरफ हजारों फीट ऊंची बर्फ की दीवारें थीं, और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। उनके पास खाने के नाम पर सिर्फ कुछ बिस्किट के पैकेट और चॉकलेट की कुछ डलियां थीं। उन्होंने एक सख्त राशनिंग सिस्टम बनाया। हर इंसान को दिन में सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा मिलता था। प्यास बुझाने के लिए उन्होंने प्लेन की एल्यूमीनियम की चादरों पर बर्फ रखी ताकि धूप से वो पिघलकर पानी बन जाए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेगी। उम्मीद का टूटना और सबसे कठोर निर्णय 10वें दिन, उन्होंने प्लेन के एक पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो को ठीक किया। वे सब बड़ी उत्सुकता से खबर सुन रहे थे, लेकिन रेडियो पर जो आवाज आई, उसने उनकी रूह कंपा दी। न्यूज में बताया गया कि एंडीज के पहाड़ों में रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है क्योंकि सफेद बर्फ में सफेद प्लेन का मलबा दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। भूख इतनी भयानक थी कि लोग जूते के चमड़े और सिगरेट के तंबाकू तक को चबाने लगे थे। यहीं पर वो मोड़ आता है जो इंसान की सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। नैंडो और रॉबर्टो ने सुझाव दिया कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें अपने उन दोस्तों के शरीर का मांस खाना होगा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह एक ऐसा फैसला था जिसे स्वीकार करना लगभग असंभव था। कई लोग रोने लगे,
कई ने कहा कि वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब समझ गए कि मरे हुए दोस्तों के शरीर में वो प्रोटीन है जो उन्हें जिंदा रख सकता है। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर अपने पास रखना ताकि तुम घर पहुंच सको। यह भूख की कहानी नहीं, बल्कि एक दूसरे को बचाने के लिए की गई सबसे बड़ी कुर्बानी थी। बर्फीला तूफान और तबाही। अक्टूबर के अंत में एक और आपदा आई। जब सब प्लेन के अंदर सो रहे थे, तभी एक विशाल एवलांच, बर्फीला तूफान, आया और पूरे प्लेन के ढांचे को बर्फ के नीचे दबा दिया। मलबे के अंदर मौजूद लोग जिंदा दफन हो गए। 3 दिनों तक वे उस अंधेरी और घुटन भरी जगह में बर्फ के नीचे दबे रहे। सांस लेने के लिए वे एक छोटी सी छड़ी से बर्फ में छेद करते थे। इस तूफान में टीम के कप्तान मार्सेलो सहित 8 और लोग मारे गए। जब वे 3 दिन बाद बर्फ को खोदकर बाहर निकले तो उनके पास न तो ताकत बची थी और न ही कोई रास्ता। अब उनकी हालत ऐसी थी कि वे मुश्किल से खड़े हो पाते थे। नुमा तुर्कत्ती, जो इस पूरी कहानी का मुख्य नायक और हिम्मत का स्रोत था, उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया। उसने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी, लेकिन उसका शरीर जवाब दे गया। 60वें दिन नुमा की मौत हो गई। नुमा की मौत ने बाकी बचे हुए लोगों के अंदर एक नई आग सुलगा दी। नैंडो पाराडो ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ, अब वो किसी और के मरने का इंतजार नहीं करेंगे। वो मौत को मात देने के लिए उन ऊंचे पहाड़ों को पार करेंगे। मौत को मात। आखिरी सफर। नैंडो, रॉबर्टो और टिंटिन ने तय किया कि वो पश्चिम की दिशा में चिली की तरफ जाएंगे। उनके पास न तो पहाड़ चढ़ने के जूते थे, न ही कोई नक्शा। उन्होंने प्लेन के मलबे से एक स्लीपिंग बैग बनाया और कुछ मांस के टुकड़ों को साथ लेकर निकल पड़े। एंडीज की उन 17,000 फीट ऊंची चोटियों पर चढ़ना एक आत्मघाती मिशन था। टिंटिन को वापस भेज दिया गया क्योंकि खाना कम था। अब नैंडो और रॉबर्टो अकेले थे। हफ्तों तक वे बर्फीले पहाड़ों पर चलते रहे, जहां हवा इतनी तेज थी कि वो उन्हें उड़ा सकती थी। 10 दिनों की लगातार पैदल यात्रा के बाद पहाड़ों का रंग सफेद से हरा होने लगा। उन्हें एक नदी दिखाई दी और दूर एक घुड़सवार नजर आया। नैंडो ने एक पत्थर पर खत लिखकर नदी के पार फेंका। उस खत में लिखा था, मैं उस प्लेन से हूँ जो पहाड़ों में गिरा था। हम 16 लोग अभी भी जिंदा हैं। उस किसान ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। 22 दिसंबर 1972 को 72 दिनों के नर्क के बाद हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंजी। जब वो 16 सर्वाइवर्स वापस लौटे तो पूरी दुनिया उन्हें देखकर दंग रह गई। वे सिर्फ जिंदा नहीं लौटे थे, वे इंसानियत और अटूट दोस्ती की एक ऐसी मिसाल लेकर लौटे थे जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।